और शंकराचार्य क्या कहते हैं कि स्त्री शूद्रो न दीयताम, स्त्री और शूद्र को कभी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। हो जाता है इंसान ने जब विवेक बुद्धि का प्रयोग किया तो उसने हाथी और शेर जैसे बड़े बड़े जानवरों को बंधक बना लिया। अर्जक संघ का ये सम्मेलन इतना महत्वपूर्ण है कि आज भारत में ब्राह्मणवाद अपने पूरे स्वभाव पर छा गया है। और भारत का इतिहास आप उठाकर देखिए कि भारत में जब जब ब्राह्मणवाद विकसित हुआ है तब तब भारत कमज़ोर हो गया है, आर्थिक रूप से जर्जर हो गया है, आपस में टूट गया है और गुलाम हो गया है। और जब जब मानववाद बढ़ा है तब तब देश की सीमाएं बढ़ी हैं, तब तब देश सोने की चिड़िया कहा गया है। और उस काल में किसी विदेशी हमले की कहीं कोई घटना नहीं घटी। मानववाद का प्रतीक अर्जक संघ है और मानववाद और ब्राह्मणवाद में जंग हमेशा रही है। और इस बढ़ते विकराल रूप ब्राह्मणवाद को समाप्त करने की क्षमता भारत के किसी संगठन में नहीं है। अकेला अर्जक संघ है जो ब्राह्मणवाद को समाप्त कर देश में मानववाद ला सकता है। तो अर्जक संघ है क्या, इसको आप लोग पहले समझ लीजिए। अर्जक संघ एक सर्वश्रेष्ठ जीवन दर्शन है। इसको जब अपनाया जाएगा तो वो चाहे किसी जात का हो, महिलाएं हों, इनके निरादर और दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश हो जाएगा। और जब निरादर और गरीबी खत्म हो जाएगी तो देश उन्नति की ओर बढ़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणवाद में उत्पादन और निर्माण करने वालों को नीच और हरामखोरी करने वालों को ऊंचा कहा गया है। ये ऊंच नीच की खाई तब तक नहीं पड़ सकती जब तक अर्जक संघ का मानववादी विचार अपनाया नहीं जा सकता। तो अर्जक संघ बना क्यों, ये पहले आप जान लीजिए। ये जो दर्शन है इसमें दार्शनिक ही गढ़ सकता है। महामना राम स्वरूप वर्मा इसके संस्थापक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक हुए। उन्होंने इस पर चिंतन किया और इसकी जरूरत इसलिए समझी क्योंकि इंसान, बहुत बड़े शायर हुए हैं गालिब, उन्होंने कहा है कि आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। आदमी होने से बड़ा झंझट है। ये आदमी पूरी दुनिया के सब जीवों से बहुत कमज़ोर है। ना तो इसकी खाल बहुत मजबूत है कि ये दुश्मन से रक्षा कर सके, ना ये बहुत छलांग लगा सकता है, ना ये पानी के अंदर बहुत रह सकता है, ना ये ज़मीन के अंदर बहुत रह सकता है। लेकिन ये सृष्टि में बच इसलिए गया कि इसके पास विवेक बुद्धि है। दुनिया में जितने जीव हैं ये सहज बुद्धि के हैं। सहज बुद्धि विवेक बुद्धि में फर्क ये होता है कि सहज बुद्धि वाला प्राणी पैदा होते ही अपनी रक्षा और अपने वंश की बढ़वार ये करता है। आप देखो कि जितने जानवर दुनिया में हैं, जैसे गौरैया एक पक्षी है,
वो पक्षी चाहे अमेरिका का हो, चाहे भारत का हो, चाहे जापान का हो, चाहे चीन का हो, सदियों से जो घोंसला बनाते आए हैं उसी डिजाइन का घोंसला आज भी बनाते हैं। कुत्ता एक ऐसा जानवर है, पूरी दुनिया के सब एक से बोली बोलते हैं, एक से भौंकते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इंसान ऐसा प्राणी है कि आज अगर जिस डिजाइन का उसने घर बना लिया, फिर उसके पास अगर पैसा हो, उसे दूसरा मकान बनाना हो तो उस डिजाइन का बना ही नहीं सकता, उसमें नई चीज लाएगा। और इंसान जब आदमी विवेक बुद्धि का प्रयोग करता है तो वो जानवर से बहुत ऊंचा हो जाता है, और जब इंसान की विवेक बुद्धि काम नहीं करती है तो जानवर के बराबर नहीं होता है, वो जानवर से बहुत नीचा हो जाता है। इंसान ने जब विवेक बुद्धि का प्रयोग किया तो उसने हाथी और शेर जैसे बड़े बड़े जानवरों को बंधक बना लिया, अपने सहारे पर नचवाया। और जब उसने विवेक बुद्धि का प्रयोग किया तो उसने देखा कि हम पानी में अगर सीधे चले जाएंगे तो डूब जाएंगे, तो उसने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल किया। तो उसने देखा कि अगर लेट जाओ पानी में तो आयतन बढ़ जाता है और भार कम हो जाता है, तो वो तैरने लगा। फिर उसने देखा कि इसमें थकावट आती है, तो काठ लकड़ी की नाव बना ली कि ये तैरते चला जाएगा। फिर उसने नदी पार करने के लिए पुल बनाए, फिर हवाई जहाज बनाए तो समुद्र भी पार करने लगा। लेकिन अगर कोई आदमी बुढ़ा भी हो जाए, अगर वो तैरना सीखेगा नहीं तो जब चला जाएगा पानी में तो डूब के मर जाएगा। लेकिन और जानवर के बच्चे आप पैदा होते ही पानी में डाल दीजिए, जितनी क्षमता होगी वो तैरते चले जाएंगे। तो मतलब हमारा कहने का ये है कि इंसान की विवेक बुद्धि जब प्रखर होती है तो बड़े बड़े आविष्कार होते हैं, बड़ी बड़ी इंसान की तरक्की होती है, बहुत कुछ होता चला जाता है। लेकिन जब विवेक बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता है तो इंसान जानवर से भी नीचा हो जाता है। अब देखिए भारत में जानवर से नीचे इंसान क्यों? आप कहेंगे कहाँ है भाई? अरे जो व्यवस्था बनाई है कि कमेरे लोग इसलिए नीच हैं कि वो मेहनत करते हैं, और उनकी संख्या बहुत 90% है, और 10% उनको नीच जानवर से भी नीचा बना करके उस पर कब्जा किए हुए, और ये उग नहीं बोल रहे। अरे भाई अगर व्यवस्था जो खराब है उसके खिलाफ तुम बोलोगे नहीं तो व्यवस्था बदली नहीं जा सकती। जानवर में भी एक चिड़िया होती है और एक बिल्ली होती है। चिड़िया की औकात बिल्ली के मुकाबले बहुत छोटी होती है। जब बिल्ली चाहे चिड़िया को खा ले, तो बिल्ली जब आती है तो चिड़िया एक अकेली है, वो पेड़ पर बैठ जाती है और चेचे चेचे करती है। फिर तमाम चिड़ियाँ इकट्ठा हो जाती हैं, और जब तमाम इकट्ठा हो जाती हैं तो बिल्ली समझ जाती है कि पोल खुल गई, हम जान गए ये सब चिड़िया के हम आ गए हैं, तो ये अब ये हमारे कब्जे में नहीं आएंगी। बिल्ली भाग जाती है, तो चेचे करना भी नहीं सीखते। तो अर्जक संघ आदमी को इंसान बनाने की संस्था है, और ब्राह्मणवाद इंसान को जानवर से बदतर जिंदगी देने की व्यवस्था है। अब विवेक बुद्धि इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन ब्राह्मणवाद की रामायण जो घर घर पढ़ी जाती है, क्या कहती है? हुई है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बड़ा वैसा, कुछ करने की जरूरत नहीं। मनुस्मृति कहती है भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। विद्या लेना या ताकतवर होना यह कोई गुण नहीं है, भाग्य फलित होता है, और भाग्य को फलित ब्राह्मण करता है। ये दिमाग में बात बैठ गई, और महिलाएं आज बहुत आई हैं, बड़ी खुशी है, ये रामायण पढ़ती हैं। और रामायण में क्या लिखा है कि नारी स्वभाव सत्य मुन कहाई, अवगुण आठ सदा उड़ रही, साहस अनंत चपलता माया,
भय अविवेक अशौच अदाया। और शंकराचार्य क्या कहते हैं कि स्त्री शूद्रो न दीयताम, स्त्री और शूद्र को कभी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जितना ब्राह्मणवादी साहित्य है वो पतन का कारण है अर्जकों, और वो जहर माताएं बहनें और जो अर्जक के लोग हैं वो छाती में लगाए बैठे हैं। तो जब तुम बबूल का पेड़ बोओगे तो आम कहाँ से आएगा? तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अर्जक संघ एक ऐसी संस्था है जिसने मानववाद लाने और ब्राह्मणवाद को समूल नाश करने का बीड़ा उठाया। और ये बात आई कैसे दिमाग में? इसके संस्थापक जो महामना वर्मा जी थे उन्होंने बड़ा अध्ययन किया और ये देखा कि इतिहास में लड़ाई तो मानववाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ बहुत लड़ी गई है, लेकिन ये सफल क्यों नहीं हुआ? तो इस नतीजे पर पहुंचे कि ब्राह्मणवाद जीवन के चारों क्षेत्रों में है, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ब्राह्मण कहता है कि जिसने पिछले जन्म में अच्छे काम किए वो इस जन्म में ऊंची जात में पैदा होता है, जिसने बुरे काम किए वो नीची जात में पैदा होता है, जिसने अच्छे काम किए वो अमीर होता है, जिसने बुरे काम किए वो गरीब होता है, जिसने अच्छे काम किए वो राजा बनता है, जिसने बुरे काम किए वो प्रजा बनता है। अब जब जीवन के चारों क्षेत्रों में ब्राह्मणवादी मूल्य तय हैं तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ इन चारों क्षेत्रों से हमला कभी नहीं हुआ, और इसीलिए यह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो वर्मा जी ने ये आंदोलन की रूपरेखा बनाई कि ब्राह्मणवाद के चारों क्षेत्रों में एक साथ हमला किया जाए ताकि ये ब्राह्मणवाद हमेशा के लिए भारत से चला जाए और तो कहीं है नहीं, और मानववाद की प्रतिष्ठा हो जाए तो निरादर और गरीबी से इस देश का नाश किया जा सकता है। कितना बढ़िया दर्शन। अब बहुत लोग पूछते हैं कि साहब अर्जक संघ फैल क्यों नहीं रहा? अर्जक संघ इतने दिन हो गए, ये शासक क्यों नहीं बन पाया इस प्रकार? तो इसके लिए आपको जवाब देना होगा कि दो तरह के पौधे हैं इस सृष्टि में। एक तो होता है लौकी और तुरई जैसा कि आप आज बोइए और हर दिन एक हाथ बढ़ते हैं और 3 महीने में खत्म हो जाते हैं। और बरगद का पेड़ बहुत दिनों में तैयार होता है लेकिन हजारों साल रहता है। तो ये जितने संगठन बने हैं ये सब तुरई लौकी की तरह है, जाने कितने बने और जाने कितने रोज खत्म हो गए। लेकिन एक अर्जक संघ एक ऐसा वट वृक्ष है कि जिस दिन ये अपने स्वभाव पर आएगा उस दिन ब्राह्मणवाद का समूल नाश हो जाएगा और मानववाद प्रतिष्ठित हो जाएगा। जिस दिन मानववाद प्रतिष्ठित होगा उस दिन दुनिया में भारत का मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। इसकी वजह क्या है कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है कि जो प्रकृति से माला माल है। पूरी दुनिया में 12 महीने बहने वाली नदियां नहीं हैं। भारत में 12 महीने बहने वाली नदियां हैं। 6 ऋतुएं हैं भारत में, ये पूरे विश्व में कहीं नहीं है। 6 ऋतुएं होने की वजह से दुनिया का कोई पौधा आप भारत में लगा दीजिए वहाँ से ज़्यादा पैदा देता है। उपजाऊ जमीन है, यहाँ आप कुएं के नीचे से मिट्टी ले आइए और उसमें दाना डाल दीजिए, वो जम जाएगा। यहाँ जो धरती है ये खनिज से भरी पड़ी है। यहाँ 17% दुनिया का सोना है, जिसमें 70% ठोस लोहा है। यहाँ अभ्रक, यूरेनियम, थोरियम, मतलब इतना सोना चांदी इतना भरा पड़ा है
लेकिन उसको निकालने के लिए तकनीक नहीं। तो माला माल देश है और देशवासी गरीब। इसकी वजह यह है कि किसी भारत देश का तब तक विकास या उन्नति नहीं हो सकती जब तक उत्पादन और निर्माण में लोग लगे न हो, श्रम की महत्ता न हो। और भारत में जो उत्पादन और निर्माण में लगे हैं वो नीच कहे जाते हैं, उनको इतना गरीब बनाया गया है। और अभी तक कहते थे जब आज़ाद देश नहीं था कि अंग्रेज की वजह से सब गड़बड़ी है, अंग्रेज यहाँ से चला जाएगा तो सब तरक्की हो जाएगी, देश खुशहाल हो जाएगा। लेकिन 75-76 साल हो गए भारत को आज़ाद हुए। आज़ादी के समय जो भारत की खुशहाली थी वो बदहाली में बदलती जा रही। भारत देश आज़ाद जिस दिन हुआ 1 रुपया विदेशी कर्जा नहीं था। जब तक कांग्रेस रही 55 लाख करोड़ रुपया भारत पर कर्जा हो गया विदेशी। और इसी का रोना रोते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना रुपया लाएंगे उतना रुपया लाएंगे। 10 साल में कांग्रेस से 3 गुना ज़्यादा कर्जा भाजपा ने ले रखा है विदेशी। हालत यह है कि भारत में जो उत्पादन हो रहा था, छोटे छोटे कारखाने जिसमें गरीब मजदूर लग रहे थे, बेरोजगार नौजवान लग रहे थे, सारे कारखाने बंद हो गए और बंद होते जा रहे हैं। सारा सामान चाइना से आ रहा है।